एक व्यक्ति जिसकी बहुत बुरी हालत होती है और वो बुरी हालत में एक अमीर व्यक्ति के घर जाता है क्योंकि उसको पैसों की जरूरत थी और वहां पर उसे पैसे मिल सकते थे। अब उस घर में जब वो जाता है तो इंतजार कर रहा था उस अमीर व्यक्ति का, तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ती है और जैसे ही वो बुजुर्ग महिला को ध्यान से देखता है तो देखता है कि वो उसकी माँ है। और दोस्तों, वो बुजुर्ग महिला बहुत अच्छे से वहां पर रह रही थी। अगर वो महिला उसकी माँ थी तो बेटे की इतनी बुरी हालत कैसे हुई कि माँ तो बहुत अच्छे से रह रही है और बेटा दर बदर ठोकरें खा रहा है। ये क्या घटना होती है और ये क्या किस्सा होता है। और दोस्तों, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। नहीं जनाब, ऐसा बहुत होता है और आजकल तो ये चीजें देखने को बहुत ज्यादा मिल रही हैं। तो बने रहिए इस कहानी को जानने के लिए, इस कहानी के किरदारों को जानने के लिए लास्ट तक हमारे साथ। चलिए, स्वागत करते हो आप सभी का। हमारे यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश की झांसी से। उत्तर प्रदेश की झांसी में एक शीला नाम की महिला होती है। उसका एक बेटा होता है और शीला का एक पति होता है, लेकिन पति किसी बीमारी के कारण वो इस दुनिया से चला जाता है जब इसका बेटा 11 साल का होता है। अब 11 साल के बेटे की जिम्मेदारी शीला के कंधों पर आ जाती है। दोस्तों, शीला गांव में रहती थी और थोड़ी बहुत उसकी जमीन होती है, तो वो उस जमीन पर काम किया करती, जी तोड़ मेहनत किया करती, तब उस बेटे को पढ़ाती है। बेटा पढ़ता है। पति तो इस दुनिया से चला गया है, लेकिन बेटे की जिम्मेदारी तो एक माँ को निभानी है और बेटे को बहुत आगे पहुंचाना है। शीला की ये सोच होती है। बेटे का नाम सुरेश होता है, सुरेश अग्रवाल। दोस्तों, सरनेम इनका अग्रवाल होता है और ये बहुत अच्छे से माँ बेटे रह रहे थे। कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत इनको नहीं होती है। शीला अपने बेटे को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है, बहुत अच्छे से उसको शिक्षा दिलाती है। धीरे धीरे जो सुरेश होता है वो बड़ा हो रहा था और बड़ा होने के साथ साथ अब वो समझदार भी था, अपनी माँ का हाथ भी बटाया करता और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देता है। दोस्तों, पढ़ाई इस रुख में की जाती है ताकि वो लड़का कंपनियों में नौकरी कर सके। और यहाँ पर सुरेश अब जब बड़ा हो जाता है, ग्रेजुएशन के भी बाद वो एक बहुत अच्छी खासी कंपनी में नौकरी करने लगता है और उस कंपनी में एक अच्छा पैकेज उसको मिलता है। दोस्तों, जो सुरेश होता है वो कंपनी में लगने के बाद अब माँ से दूर रहा करता, शहर में। माँ बेचारी गांव में रहती है। माँ सोचती है कि अब मुझे अपने बेटे की शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन कोई अच्छी सी लड़की मिल नहीं रही थी। रोजीना जो शीला होती है अपने बेटे सुरेश से बात किया करती, कहती कि बेटा तू कैसा है, शादी कब करेगा। तो सुरेश कहता कि माँ अभी शादी की इतनी जल्दी क्यों है, आपको बहुत जल्दी पड़ी है। दोस्तों, शीला बहुत ज्यादा उम्र की होती है, शायद उसकी शादी भी लेट हुई थी। शीला की उम्र भी ज्यादा होती है और एक उसने अकेले अपनी जिंदगी बिताई है, तो शरीर जवाब दे चुका था, इतना काम उसके बस का नहीं होता है। अब यही बात सुरेश कहता है कि नहीं माँ, आपको मेरे पास शहर आना होगा, तब मैं शादी करूंगा, अभी मैं शादी नहीं करूंगा। अब दोस्तों, सुरेश जो गांव की प्रॉपर्टी होती है, जो घर होता है, छोटी सी जमीन होती है, शहर आकर उस जमीन को बेच देता है, घर को भी बेच देता है और अपनी माँ को अपने साथ शहर ले जाता है। वहां पर सुरेश ने एक घर बना लिया था और उस घर में बहुत अच्छे से रह रहा था। अब दोस्तों, फिर उसकी माँ जिद करती है कि बेटा, गांव में तो मेरी साथ की महिलाएं थी, उनके साथ मेरा वक्त निकल जाता था, लेकिन अब तूने मुझे यहाँ पर लाकर रख दिया है। अब मैं यहाँ पर किससे बात करूं, कोई भी मेरी साथ की महिला नहीं है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता, तुम्हें शादी करनी होगी। सुरेश अब एकदम से अपनी माँ को बेड पर बिठाता है और कहता है कि माँ, तुम्हें मेरी शादी की ही तो जल्दी है, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ बेटा, क्या बात है, बता। वो कहता है कि मैंने गांव की जो जमीन बेची है, घर बेचा है, वो इसी वजह से बेचा है क्योंकि मैंने शादी कर ली है और मैं एक सही मौके का इंतजार कर रहा था। जब ये बात मैं आपको बताऊंगा, मेरा ये प्लान था कि मैं आपको गाँव से यहाँ पर लाकर रखूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा। अब सुशीला हैरान और खड़ी देखती रह जाती है बैठी हुई कि बेटा, मेरे तो बहुत सपने थे तुम्हारी शादी को लेकर कि मेरे बेटे की शादी होगी, मैं ये करूंगी, अपनी उस सहेली को बुलाऊंगी, इस पड़ोसी को बुलाऊंगी, भाई हम भी तो उनके वहां खाने के लिए गए थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया है। वो कहता है कि माँ, आज मॉडल जमाना है, मॉडर्न जमाना है, कहीं पर भी कुछ भी मिल जाता है। तो मुझे मेरी पत्नी मिल गई, जहां पर मैं नौकरी करता हूँ वहीं पर मेरी तरह ही वो कमा रही है और वो भी बहुत अच्छी नौकरी करती है। तो माँ, अब मुझे सही लगा और मैंने उससे शादी कर ली क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब माँ थोड़ी सी नाराज होती है, जो शीला होती है, लेकिन एक लौता बेटा था, अगर बेटे की खुशी में माँ खुश नहीं होगी तो कौन होगा। तो यहाँ पर शीला कहती है कि बहू घर में तब आएगी तब घर में फंक्शन होगा। दोस्तों, उस बेटे के कहने से वो माँ अब उस पूरे घर में बहुत रौनक लगाती है, गांव से भी कुछ लोगों को बुलाती है और एक फंक्शन सा करती है
और अपने बेटे को बहू के साथ घर में प्रवेश कर लेती है। अब यहाँ पर शीला के बेटे की बहू आ गई थी जो नौकरी करती है। अब दोस्तों थोड़े दिन तो बहुत अच्छे से जिंदगी निकली, शीला को लगा कि मुझे सारी खुशियां हासिल हो गई, लेकिन उसके बाद अब जिंदगी बिगड़ने वाली थी। क्यों बिगड़ने वाली थी? जो नई दुल्हन घर में आई है उसे अपनी सास पसंद नहीं थी, क्योंकि सास घर में गंदगी करती थी, सास घर में काम नहीं करती है, हमेशा पड़ी रहती है। काम कौन करेगा? मैं तो नौकरी भी करती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, मेरे से इतनी जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती। दोस्तों वो लड़की कुछ ऐसी होती है कि शायद मुझे तो उसकी बातों को सोचकर लग रहा है कि वो थोड़ी बहुत सिरफिरी है, क्योंकि उसने सारी हदें पार कर दी थी। वो सीरियल बहुत देखा करती, जो सीरियल में देखा करती। अब आप लोग भी देखते हैं सीरियलों में क्या किया जाता है कि एक सास अपनी बहू से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करती है, बहू बहुत बुरी लगती है, कहीं पर बहू अपनी सास से जलती है तो यहाँ पर शादी से चली जाती हैं। इसी तरह वो महिला फिल्मों में देखकर या सीरियल में देखकर अपनी सास के साथ इसी तरह साजिश करती है। और अब जो बेटे की बहू है वो शीला को पागल करार करना चाहती है। और दोस्तों एक दिन तो उस बहू ने सीढ़ियों पर तेल तक डाल दिया। जैसे ही शीला ऊपर से उतरकर आती है तो शीला एकदम से धड़ाम से गिर जाती है और उसको बहुत ज्यादा चोट लगती है। बहू मुस्कुराती है और कहती है कि तुम्हारी माँ ध्यान कहाँ रहता है, तुम्हारी माँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। दोस्तों अब शीला कुछ दिन बेड रेस्ट करती है और शीला के साथ अब बर्ताव अलग होने लगे थे। और जो बेटा होता है सुरेश, वो भी अपनी पत्नी के ही गुण गाया करता भाई, क्योंकि लव मैरिज थी। अगर पत्नी की तरफदारी नहीं करेगा तो पत्नी उसके साथ कैसे रहेगी? ये सब कुछ देखकर शीला अपने अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि जिस बेटे के लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया, वो बेटा हमेशा बहू के गुण गाता है और ये ऐसा क्यों करता है? शीला अक्सर दिमाग में इन बातों को घुमाती रहती और शीला की दिमाग की हालत थोड़ी सी खराब होने लगती है। वो एकदम जोर से चिल्ला जाती तो बहू कहती, देख तुम्हारी माँ पागल हो चुकी है, देख कितनी जोर से चिल्ला रही है। बहू साजिशों पर साजिश करती है और दोस्तों बहू अब बिल्कुल जो सुरेश होता है उसे अपनी मुट्ठी में कर लेती है और इस कदर सास के खिलाफ उसे भर देती है कि सुरेश को भी अपनी माँ अच्छी नहीं लगती है। वो 2 पल अपनी माँ के साथ नहीं बैठता है। वो मत तरसती और कहती है कि अरे वो बचपन ही अच्छा था जब तू मेरे साथ बैठा करता, कम से कम मेरे गले लगा करता, मुझसे बहुत सारी बातें किया करता, अब थोड़े तू मुझसे बात भी नहीं करता है। माँ बड़ा दिमाग में सोचती है और यहाँ पर अब वो बहू कहती है कि सुनो तुम्हारी माँ ना थोड़ी सी पागल हो चुकी है, तुम एक काम करो इसे पागल खाने छोड़ कर आओ, वरना ये घर में बहुत सारी दिक्कतें करेंगी। मुझे तो कोई परेशानी नहीं है लेकिन पड़ोसी परेशान हो जाएंगे, शहर का मामला है। और दोस्तों वो पति सुरेश जोड़ू का गुलाम इतना होता है कि अपनी पत्नी के कहने पर अपनी माँ को पागल खाने छोड़ आता है, जहाँ की उसकी माँ की हालत इतनी खराब नहीं थी। हालांकि थोड़ी सी वो डिप्रेशन में आ चुकी थी अपने बेटे बहू के व्यवहार को देखकर, लेकिन वो पागल कतई नहीं थी। अब दोस्तों उसे वो पागल खाने छोड़ आता है और अपनी पत्नी के साथ अपनी जिंदगी में इतना खो जाता है कि माँ को पागल खाने गए हुए 2 साल हो गए थे और वो बेटा अपनी माँ को देखने तक भी नहीं गया था। दोस्तों यहाँ पर अब उसकी नौकरी चल रही थी, बहुत अच्छा जीवन चल रहा होता है। अब जो सुरेश की पत्नी होती है वो प्यारी प्यार में सुरेश की जो प्रॉपर्टी होती है उसे अपने नाम करा लेती है कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। सुरेश वो सारी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम कर देता है, जबकि उन दोनों की कोई भी एक भी बच्चा नहीं होता है, आस औलाद कोई भी नहीं होती है। अब दोस्तों कुछ दिन और चलते हैं, जैसे ही 2.5-3 साल उनकी शादी को होता है, सास को घर से गए हुए 2.5 साल होता है शीला को। और दोस्तों यहाँ पर जो सुरेश की पत्नी होती है जिसने अपनी सास को घर से निकलवाया था, अब वो सुरेश को छोड़कर चली जाती है और ऊपर से ऊपर उस घर की रजिस्ट्री उठा देती है किसी और के नाम जिसमें सुरेश रहता है। अब सुरेश का दिमाग खराब हो जाता है। दोस्तों दूसरी तरफ वो पत्नी डिवोर्स केस फाइल कर देती है सुरेश के नाम। सुरेश कई बार अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे देश का कानून ऐसा है कि अगर किसी के साथ रहने का मन नहीं है तो वो उसके साथ नहीं रह सकती। दोस्तों सुरेश उल्टा फंस जाता है, नौकरी से उसको निकाल दिया जाता है क्योंकि वो नौकरी पर ध्यान नहीं दे पाता है जब घर में इतनी सारी चीजें चल रही थी। माँ को पागल खाने भेज दिया था, पत्नी उसके ही घर को बेचकर चली गई थी, गांव में जो पुश्तैनी जगह थी उसे सुरेश पहले ही बेचकर आ जाता है। जो इंसान आसमान में बैठा हुआ था वो एकदम से फर्श पर आ जाता है और उसे एहसास होता है कि उसने अपनी पागलपंती में कितनी बड़ी गलती कर दी है
और आज वो एक महिला के धोखे में आ चुका है। और दोस्तों, इस धोखे से निकलना कोई मामूली बात नहीं होती है। अब सुरेश अपने सर पर हाथ रखकर रोने लगता है, कहता है कि माँ, मैंने तुम्हारे साथ जो गलत किया है ना, ये उन कर्मों की मुझे सजा है। अब मैं क्या करूंगा। अब दोस्तों, सुरेश का जहां पर वो नौकरी करता है, वहां का जो कंपनी का मालिक है, सुरेश उसके आगे रिक्वेस्ट करना चाहता है कि मुझे नौकरी पर दोबारा रखा जाए या मेरी कुछ मदद की जाए। मैं कहाँ जाऊं, क्या खाऊं, कहां पर रहूं, कैसे करूं, कुछ भी उसके पास नहीं होता, क्योंकि जो बैंक बैलेंस होता है अकाउंट में से भी सुरेश की पत्नी झाड़ू मार कर गई थी। दोस्तों, सुरेश के पास एक खोटी चबन्नी तक नहीं होती है। अब सुरेश उस कंपनी के मालिक के पास जाता है, बड़ी हिम्मत से जाता है। दोस्तों, करीबन 3 साल निकल जाते हैं उसकी माँ को घर से गए हुए। जब सुरेश उस कंपनी के मालिक के घर जाता है तो घर पर गार्ड उसे पहले तो अंदर नहीं जाने देता है, लेकिन जब सुरेश गार्ड के सामने गिड़गिड़ाता है, कहता है कि भैया, मैं इनकी कंपनी में नौकरी करता था, अब मेरे थोड़े से बुरे दिन हैं, मुझे साहब से बात करनी है, कई दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, साहब से मेरी बात नहीं हो पा रही है, एक बार बात कर लेने दो। तो दोस्तों, गार्ड को दया आ जाती है और यहाँ पर कंपनी के मालिक से अंदर जाकर पूछा जाता है कि भाई सर, एक आदमी आया है और वो आपसे मदद मांग रहा है। तभी जो कंपनी का मालिक होता है वो कह देता है कि कोई बात नहीं, भेज दो, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत नरम दिल था और बहुत अच्छा इंसान था। दोस्तों, अब जैसे ही सुरेश अंदर जाता है तो अंदर जाकर बैठ जाता है और उस घर में देखता है कि कई नौकर काम कर रहे हैं और एक बुजुर्ग महिला बैठकर खाना खा रही है और जिसके आसपास करीबन 2 से 3 नौकर खड़े हुए हैं, जो उसकी हुजूरी में खड़े हुए हैं कि माँ जी, आप क्या लोगी, क्या खाओगी। उस बुजुर्ग महिला को सुरेश घूर घूर कर देखने लगता है कि ये महिला तो जानी पहचानी लग रही है। दोस्तों, आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें शायद हमें एहसास नहीं होता कि ऐसा हमारे साथ हो सकता है। सुरेश जब उस महिला को बहुत गौर से देखता है तो उसे पता चलता है ये उसकी वही माँ है, शीला माँ, जिसे ये पागल खाने छोड़ कर आया था। सुरेश एकदम से कुर्सी से खड़ा हो जाता है और अपनी आंखों को मीड़ने लगता है, सोचता है क्या ये सच है या ये मेरी आंखों का वहम है। अब सुरेश और नजदीक से देखता है तो जो नौकर उसके पास खड़े हुए थे तो वो कहते हैं कि आप उधर ही बैठिए, आपकी वही जगह है, आप यहाँ पर नहीं आ सकते। वो देखता है और वो कहता है कि माँ, तो जो माँ होती है दोस्तों, उसे कम दिखाई दे रहा था फिलहाल, लेकिन वो जैसे ही देखती है कहती है कि ये तो मेरे बेटे की आवाज है। उस माँ ने 3 साल बाद भी आज अपने बेटे की आवाज को एक बार में पहचान लिया था और कहती है कि ये तो मेरा बेटा सुरेश है। तभी वो नौकर इधर उधर होते हैं और वो सुरेश उसके पास आता और कहती है कि सुरेश, तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि माँ, मैं तो जो भी कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मेरी क्या पूछोगे, जिसका ऊपर वाला खेवैया होता है उसका कोई बिगाड़ सकता है क्या कुछ। तुमने तो मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा था, अपनी पत्नी के ऊपर तुमने मुझे पागल खाने तक भेज दिया, तो तुम्हें क्या लेना मैं कहाँ आऊं, कहाँ जाऊं। सुरेश फूट फूट कर रोने लगता है, अपनी माँ के पैरों को पकड़ने लगता है, कहता है कि माँ, मैं वृद्धाश्रम भी गया था तुम्हें लेने के लिए, लेकिन वहां पर भी उन लोगों ने बोला कि जब 2 साल तक उन्हें कोई लेने के लिए नहीं आया तो एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, वो उन्हें अपने साथ ले गया। मुझे नहीं पता था कि तुम इनके साथ आई हो। और सुरेश अपनी माँ से माफी मांगने लगता है। दोस्तों, वो माँ फिर भी अपने बेटे के सर पर हाथ फेरती और कहती है कि बेटा, मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया, मैंने तो ये सोच लिया कि तुम अपनी गृहस्थी बसा रहे हो, लेकिन अब मेरा एक और बेटा है और वो बेटा मेरी बहुत देखरेख करता है और बहुत ख्याल रखता है, और उस बेटे की बहू तो मुझे पलकों पर बिठा कर रखती है। दोस्तों, थोड़ी ही देर में उस घर की जो मालकिन होती है और जो सेठ होता है, दोनों ही नीचे की तरफ आ रहे थे और कह रहे थे कि माँ, आप किससे बात कर रही हो, कहाँ पर बैठी हो। और वो दोनों ही जने आकर उस माँ के शीला के चरणों में बैठ जाते हैं। जब ये बात सुरेश देखता है तो यहाँ पर उस सेठ के पैरों को पकड़ने लगता है कंपनी मालिक और कहता है कि आप मेरी माँ को लेकर आए और आप मेरी माँ को इतनी इज्जत देते हो। तो वो कहते हैं कि तेरी माँ, ये तो हमारी माँ है और ये हमारी ही माँ रहेगी, भाई तू ऐसा क्यों कह रहा है। तो वो कहता है कि सर, मैं आपकी कंपनी में नौकरी करता हूँ। तो वो सेठ कहता है कि मेरी तो कई कंपनियां हैं, कौन सी कंपनी में नौकरी करता है। तो वो कंपनी की जगह बताकर कहता है कि सर, आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, आप जैसे इंसान मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। तो दोस्तों, यहाँ पर वो कहता है कि ये माजरा चल क्या रहा है माँ, आखिर ऐसा हुआ क्या है। तो वहां पर आज शीला बहुत ज्यादा भावुक होती है और कहती है,
उस सर पर हाथ फेरते हुए कि बेटा, मेरा ये वही बेटा है जो मुझे पागल खाने छोड़कर एक दिन भी देखने के लिए नहीं आया और इसने मुझे ऐसे त्याग दिया और आज पता नहीं ये यहाँ पर कैसे आ गया है। तभी यहाँ पर सुरेश अपनी कहानी बताने लगता है। उस सर के सामने कहता है कि सर, मेरा पूरा बिजनेस ठप हो गया। मैं जो नौकरी करता हूँ आपकी कंपनी में, वो नौकरी हट चुकी है। मेरी पत्नी ने मुझ पर डिवोर्स केस फाइल कर दिया। जितना भी मेरा घर था, जो जमीन थी, उसे अपने नाम करा लिया और मैं बिल्कुल रोड पर हूँ। मेरे घर में मेरा घर ही नहीं है, खाने को कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं तो आपसे मदद लेने के लिए आया था कि मेरी नौकरी वापस दे दीजिए, लेकिन यहाँ पर तो मुझे मेरी माँ मिल गई। यहाँ पर सुरेश की माँ कहती है कि बेटा, तू सदा फूल फल, तेरे घर में कोई भी कमी ना हो, तेरी सारी दिक्कतें खत्म हो जाए, तू खुशी रहे। तो ये बात सुनकर सुरेश कहता है कि माँ, जो कुछ है वो देखा जाएगा, लेकिन अब आपको मेरे साथ चलना होगा। तो शीला कहती है कि क्या पागल हो गया है? तेरी माँ उसी दिन मर चुकी थी जब तुमने पागल खाने में मुझे छोड़ दिया था। मैं तो इन बच्चों की माँ हूँ। ये मेरी बहू है और ये मेरा बेटा है और इस दुनिया में मेरा कोई भी बेटा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बद्दुआएं नहीं दे सकती। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। मेरी दुआ है तू हमेशा सुखी और सलामत रहे, लेकिन मैं तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मैं इस बेटे के पास रहूंगी। जैसे ही सुरेश पूछता है कि सर, आप मेरी माँ को क्यों लाए, तो यहाँ पर वो कंपनी का मालिक बताता है कि बचपन में ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। मुझे माँ की बहुत कमी एहसास होती थी, मतलब महसूस होती थी। मेरा एक रिश्तेदार उस पागलखाने में एडमिट था, तो मैं वहां पर गया तो मेरी नजर इस माँ पर पड़ी। ये माँ मुझे बहुत सही लग रही थी। मैंने इनके बारे में जब जानकारी निकाली तो डॉक्टर ने मुझे बताया ये बिल्कुल ठीक है। ये तो 2 महीने में ही ठीक हो गई थी, थोड़ा सा डिप्रेशन था, लेकिन इन्हें कोई आज तक लेने के लिए नहीं आया। ये हमेशा सुरेश सुरेश करती हैं, किसी को याद करती हैं, लेकिन वो सुरेश आज तक भी लेने नहीं आया। 1 साल पहले मैं इनको अपने घर लाया हूँ, मैंने इनको गोद लिया है और मैं इन्हें अपनी माँ बनाकर रखता हूँ। ये मेरी ही माँ है, इन्हें कोई मुझसे छीन नहीं सकता। दोस्तों, सुरेश के लाख प्रयास के बाद भी उनकी माँ उसे नहीं मिलती है और माँ उसे माफ कर देती है, लेकिन जो शीला का नया बेटा था, जो इतना अमीर था, वो सुरेश की मदद करता है, उसका एक बिजनेस खड़ा करवाता है, लेकिन अपनी माँ उसे नहीं देता है। दोस्तों, आज सुरेश भी अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है और वो बिजनेसमैन भी अपनी माँ को बहुत अच्छे से रखता है। शीला को एक बेटे की जगह 2 बेटे मिल चुके हैं और जो सुरेश है उसने फैसला किया है कि वो जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करेगा, वो ऐसे ही अपनी जिंदगी बिताएगा। वो थोड़ी बहुत पूजा पाठ करते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से बिता रहे हैं। ये कहानी वो होती है जहां पर एक बेटे ने अपनी माँ को पागल करार करके अपनी पत्नी के कहने में आकर माँ को पागल खाने भेज दिया, लेकिन वही पत्नी उसके सारे घर का माल उड़ाती है, पूरी प्रॉपर्टी ले जाती है और उसे एक बेकार और भिखारी इंसान बनाकर छोड़ देती है। तो दोस्तों, अगर अपने बुजुर्गों के साथ गलत करोगे ना, तो अच्छा आप लोगों के भी साथ नहीं होगा। अगर अपने माँ बाप को तुम लोगों ने दुख दिया है ना, तो तुम भी कहीं सुखी नहीं रह सकते। लेकिन वो माँ बाप दुखी रहते हुए भी अपने बच्चों को हमेशा दुआएं देते हैं। ये होता है उनका बड़ा दिल। जिन लोगों ने तुम्हें जन्म दे दिया, उन लोगों से आप लोगे ही क्या। कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।